हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है यहाँ पे। आई होप आप सब अच्छे होंगे। ये हमारी टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास चल रही है, फर्स्ट पेपर की। अभी तक हमारी 3 क्लासेज कंप्लीट हो चुकी है और लास्ट जो क्लास हुई थी हमारी, उसके अंदर जो हमारा टॉपिक हुआ था वह था हमारा टीचर सेंटर और स्टूडेंट सेंटर। इसके अलावा जो हमारा हुआ था टीचर और स्टूडेंट सेंटर के अलावा डायरेक्ट लर्निंग और इनडायरेक्ट लर्निंग। ठीक है, ये चारों पॉइंट हमारे कंप्लीट हो चुके थे लास्ट क्लास में। क्या था इनका मतलब? टीचर सेंटर्ड का मतलब कि टीचर केंद्रित रहता है, इसके अंदर टीचर पढ़ाएगा आकर के, जो भी सारी चीजें डिपेंड करती है सारी टीचर के ऊपर रहती है। ठीक है, जो भी जिम्मेदारी पढ़ाने की या जो क्लास का जो भी सब कुछ रहता है वो सारा किस पे डिपेंड रहता है? टीचर पे। ये तो हमारा स्टूडेंट सेंट्रिक, मतलब कि जो स्टूडेंट के ऊपर सेंटर रहता है, यानी इसमें जो स्टूडेंट है वो सेंट्रिक रहता है। तो जब स्टूडेंट सेंट्रिक रहेगा तो इसमें स्टूडेंट जो है वो एक्टिव रहता है, एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है क्लास में, यानी जो टीचर ने पढ़ाया तो उसका क्वेश्चन आंसर भी पूछता है। तो स्टूडेंट सेंट्रिक ज्यादा इफेक्टिव होता है किसके? टीचर सेंट्रिक के बजाय। और एक था हमारा डायरेक्ट लर्निंग और इनडायरेक्ट लर्निंग। इन दोनों में मैंने बताया था डायरेक्ट लर्निंग का मतलब कि डायरेक्ट यानी बोल करके सिखाना आपको, है ना। जो या जो कोई टीचर जो होता है वो डायरेक्ट बोल करके सिखाता है, वो हमारी किस में आती है? डायरेक्ट लर्निंग के अंदर आती है ना। यानी डायरेक्ट बोल करके या पढ़ करके या लिसनिंग से जो पढ़ाते हैं, है ना, वो डायरेक्ट लर्निंग के अंदर चीज आती है। और इनडायरेक्ट में क्या था? ये आप करके सीखना, ठीक है, या ऑब्जर्वेशन से सीखना। तो वो क्या था हमारा? इनडायरेक्ट लर्निंग। मतलब कि आप डायरेक्ट नहीं सीखोगे, ऑब्जर्व करके सीखोगे चीजों को। ठीक है, तो ऑब्जर्व में से एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि जैसे कि अगर आप लोग नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो तैयारी कर रहे हैं तो साथ में जैसे आपके साथ और भी स्टूडेंट्स या यार दोस्त होंगे जो तैयारी कर रहे हैं। तो आपके जो यार दोस्त तैयारी करते करते एक टाइम आता है कि जैसे कि वो जेआरएफ करके निकल गए, आप रह गए। उसके बाद आपने क्या किया? उस चीज को ऑब्जर्व किया या करके देखा कि यार उन्होंने कर लिया, मैंने नहीं किया, मेरे में क्या कमी रह गई थी, ऐसी कहाँ किस जगह पे मैं कमजोर रहा जिससे मेरा नहीं हो पाया। ठीक है, उन्होंने किया, अच्छी बात है, आपको खुशी होनी चाहिए कि आपके साथ के जो हैं आगे गए। लेकिन आप उसको नेगेटिव में ना लेकर के एक पॉजिटिव वे में सोचे कि मैंने क्या ऑब्जर्व किया उस चीज से, मैंने क्या सीखा। कि सीखना एक नेगेटिव पॉइंट वे में मत लेके जाना उस चीज को कि मतलब कि वो निकल गए मैं रह गया तो बड़ा। चलो होता भी है कि यार दोस्त को आगे जाकर आगे जाते हैं तो थोड़ा सा लगता है कि नेगेटिविटी आती है, वो क्यों चला गया, मैं क्यों नहीं गया। ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने जो थिंकिंग है, आपकी थिंकिंग उसको पॉजिटिव रखे और आप हमेशा ये सोचे कि चलो अच्छी बात है, मेरे साथ के या रिश्तेदार में जो भी आगे गए मैं खुश हूं उससे, लेकिन मेरे में क्या कमी रह गई थी, मैंने ऐसा क्या किया या जो क्या मैं नहीं कर पाया जिससे कि मैं पीछे रह गया। ठीक है, तो आपने क्या किया? ऑब्जर्व किया, सोचा समझा, है ना। तो क्या किया? करके आपने सीखा। तो वो क्या होती है? इनडायरेक्ट लर्निंग, है ना। तो ये हमारा इनडायरेक्ट लर्निंग का एग्जांपल मैंने दे दिया था। एक एग्जांपल मैंने इसके अलावा आप ये भी बताया था कि अगर कोई इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करता है और वो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करने के लिए ग्रामर सीखेगा, जाके कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करेगा, तो एक तो उसकी जो हाँ मैं मानता हूँ कि उसको इंग्लिश आ जाएगी, लेकिन ठीक है वो ठीक ठीक अपना इंग्लिश में कर लेगा, उसकी वोकेबलरी या फिर इंग्लिश उसका ग्रामर वगैरह सब अच्छा होगा, एकदम परफेक्ट, मैं मानता हूँ इस चीज को। लेकिन एक ऐसा इंसान है जिसको यूएस वगैरह या कहीं बाहर जाने का मौका मिल गया और वहां पे जाकर के वो इंग्लिश के माहौल बोली इंग्लिश जाती है, चारों तरफ इंग्लिश का ही माहौल है। ऐसे माहौल में जाकर के अगर वो वहां पे रहेगा, है ना, तो 5-6 साल रह करके आएगा, तो उसको पहले गया था तब इंग्लिश नहीं आती थी, लेकिन वहां माहौल में रहा, देखा, है ना, तो उस माहौल में रह करके वो क्या किया, उस रहते रहते वो चीज सीख गया। तो एक तो इन्होंने कोचिंग से सीखी, तो वो क्या थी? डायरेक्ट लर्निंग। और इन्होंने क्या बिना कोचिंग के सीख ली, ये क्या हो गया? इनडायरेक्ट लर्निंग।
ठीक है, तो इनकी जो इंग्लिश का कंपेयर करोगे तो किसकी अच्छी इंग्लिश रहेगी इस टाइम पे? आपको पता है कि जो बाहर से आया है, इनडायरेक्ट तरीके से सीखी है, उसकी अच्छी मिलेगी। तो क्या हुआ कि जो ज्यादा इफेक्टिव होती है वो क्या होती है? इनडायरेक्ट लर्निंग होती है। क्लियर? तो ये दोनों चीजें मैंने आपको लास्ट क्लास में करवा दिए थे। अब जो अगला पॉइंट हमारा शुरू होने वाला है इस क्लास में, वो है हमारा कोग्निटिविस्ट थ्योरी। ठीक है, तो देखते हैं कोग्निटिविस्ट थ्योरी के अंदर हमारा क्या पॉइंट्स आते हैं, क्या क्या चीज है इसमें, क्या दिया हुआ है और किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो हम पहले हमारा आता है कोग्निटिविस्ट थ्योरी के अंदर स्टेज ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट बाय जीन पियाजे। ठीक है, को जो ये जीन पियाजे जो थे, इन्होंने अपनी एक स्टोरी दी थी। मतलब कि इसको कह सकते हैं कि जीन पियाजे जो है उन्होंने कॉग्निटिव को लेकर के स्टोरी नहीं सॉरी थ्योरी दी थी। तो उन्होंने क्या बताया था, क्या चीज थी इसके अंदर, ये चीज हम जानेंगे। और उसके अंदर दूसरा है हमारा इनसाइट थ्योरी ऑफ कोलहर। ठीक है, तो क्या है, कोलहर ने इनसाइट थ्योरी दी थी एक, ये भी हम देखेंगे आगे चल के अभी। और तीसरा था हमारा गार्डनर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। ये मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी दी थी किसने? गार्डनर ने। ठीक है, तो उसके बाद हम ये देखेंगे। तो सबसे पहले हमारा पॉइंट आता है स्टेज ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट बाय जीन पियाजे। तो कोग्निटिव की जो थ्योरी दी थी जीन पियाजे ने, अब हम वो पढ़ने वाले हैं। लेकिन इससे पहले यहाँ पे एक शब्द आया है कोग्निटिव, है ना, कोग्निटिव। तो इसके बारे में पर चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि ये आपको आपका जो म्यूजिक वाला, नहीं सॉरी, आपका जो ये फर्स्ट पेपर जो है, इसके अंदर ये शब्द लगभग आपको काफी जगह रखा मिलेगा। जब आप पेपर अटेम्प्ट करेंगे तो कोग्निटिव या कोग्निटिविज्म या ऐसी चीजें आपको कहीं ना कहीं रखी मिल जाएगी। तो एक बार मैं इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, या मैं बता देता हूँ कि ये होता क्या है। कि दो चीजें होती है हमारे पास, एक तो होता है कॉग्निटिव और एक होता है हमारा नॉन कॉग्निटिव। क्लियर? तो इन दोनों में क्या फर्क होता है, कॉग्निटिव क्या चीज होती है? तो ध्यान से सुनना, जब भी ये शब्द आपको कहीं रखा मिल जाए या लिखा मिल जाए, तो आपको सीधा सिंपल ये समझना है। तो कॉग्निटिव का मतलब होता है कि जिस चीज में हमारी बुद्धि लगती है ना, या दिमाग लगता है, उसे क्या कहेंगे? कॉग्निटिव कहेंगे। तो एग्जाम्पल आप बताओ कि किसमें हमारी जो है दिमाग है या माइंड है, वो जो बुद्धि जब काम करती है तो किस चीज में कर सकती है, क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर हमारा हो सकता है जैसे कि सोचना। आप सोचोगे बैठ के तो आपका दिमाग तो काम करेगा ना, सीधी सी बात। दूसरा क्या होता है? प्लान बनाना। ठीक है, आपने प्लान बनाया, तो ऐसा तो है नहीं कि आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है, बिल्कुल शांत तरीके से बैठे हो प्लान बना लोगे, ऐसा भी नहीं है। तो बुद्धि तो काम करेगी इस केस में भी, है ना। तो और भी काफी चीजें होती है, जैसे डिसाइड करना कुछ। ठीक है, डिसीजंस लेना या डिसाइड करना, तो आपका दिमाग काम करेगा तभी तो आप डिसीजंस ले पाते हैं। तो और क्या होता है? रटना हो गया आपका, है ना, कुछ रट लेते हैं आप। तो या पढ़ना हो गया। ये क्या है सारी चीजें? मतलब कि जहाँ पे आपका दिमाग या बुद्धि लगती है, वो क्या कहलाता है? कॉग्निटिव। और जहाँ पर मतलब कि किसी चीज में आपको बुद्धि नहीं लगानी पड़ती, तो वो क्या कहलाता है? नॉन कॉग्निटिव। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है नॉन कॉग्निटिव का? तो इसमें जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, जैसे कि बिलीविंग, मतलब विश्वास करना। क्लियर? यानी भगवान होता है, बस होता है तो होता है, आपने मान लिया, दिमाग लगाया क्यों होता है। ठीक है, तो मतलब कि विश्वास करना किसी चीज के ऊपर, तो उसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, आप बिना दिमाग लगाए उस चीज को कर लेते हैं। तो वो क्या कहलाती है? नॉन कॉग्निटिव, यानी जहां पर आपको बुद्धि नहीं लगानी पड़ती, है ना। ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया आपको यहाँ पे, तो इस चीज को समझाने के लिए। बाकी मेन मोटी बात ये है कि कॉग्निटिव का मतलब होता है जहाँ पे आपकी बुद्धि लगे, आपका दिमाग का प्रयोग हो, है ना, आपका दिमाग चले जिस चीज में, तो वो कॉग्निटिव। और जहाँ पे दिमाग का काम ना हो, यानी आपकी बुद्धि जहाँ पे नहीं लगानी पड़े, तो वो क्या कहलाता है? नॉन कॉग्निटिव। तो ये तो हमारी कॉग्निटिव और नॉन कॉग्निटिव की बात हो गई।
अब उसके बाद हम चलते हैं अपने पहला जो जीन पियाजे ने थ्योरी दी थी, कौन सी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। तो क्या थी ये? अब आपको कॉग्निटिव का मतलब, मैंने शब्द नाम लिया कॉग्निटिव तो समझ में आ गया होगा कि इसका मतलब क्या होता है। तो चलो चलते हैं, ये हमारे जीन पियाजे की स्टेट ऑफ डेवलपमेंट थ्योरी थी, उन्होंने दी थी। तो क्या थी इसके अंदर, जो जीन पियाजे जो थे हमारे, वो स्विस के यानी स्विट्जरलैंड के क्या थे, एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट थे, है ना। इन्होंने क्या किया, बच्चों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था और क्या किया कि जो बच्चों का कोग्निटिव डेवलपमेंट है उसके ऊपर काम किया, है ना, यानी एक्सपेरिमेंट करके कि बच्चों का जो दिमाग है वो किस स्टेज पे आके कैसा किस तरह से काम क्या करता है, तो वो सब चीजें उन्होंने बताई। तो इनका जो पहला पॉइंट जो था वो था सेंसरी मोटर, ठीक है। तो सेंसरी मोटर जो है ये दो शब्दों से मिलके बना है, SENS, ठीक है, सेंस प्लस मोटर, ठीक है। सेंस का मतलब होता है SENS, ठीक है। तो सेंस का मतलब होता है कि एक तरीके से हम कह सकते हैं सेंस मतलब कि आपकी जो ज्ञानेंद्रियां जो है, ठीक है, जिसे जैसे कि आंख कान नाक जो हो गई, वो ना जो आपकी सेंसेस होती है उसको यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में सेंस के रूप में प्रयोग किया गया है। और मोटर का मतलब होता है यहाँ पे मतलब कि एक तरीके से आपका अंग संचालन, ठीक है। ठीक है, अंग संचालन मतलब कि हाथ पैर चलाना ना, बॉडी का जो भी पार्ट होता है उसको संचालन करना, तो वो मोटर के पक्ष में यहाँ पे प्रयोग किया गया है। क्लियर, तो सेंट्री मोटर। तो अब ये क्या होता है कि किस स्टेज में ये चीज आती है सेंट्री मोटर वाली, ये आती है आपकी लगभग 1.5 साल से लेकर के 2 साल तक के बच्चे के बीच का जो टाइम पीरियड होता है, 1.5 साल से 2 साल तक का बच्चा मतलब कि जो होता है ना, उस बच्चे की जो टाइम जो स्टेज होती है वो क्या होती है, सेंसरी मोटर होती है। तो क्या होता है कि जो छोटा बच्चा जब पैदा होता है तो उस बच्चे का जो दिमाग है एकदम खाली होता है। क्लियर। तो क्या होता है कि जो चार और चीजें जो उसको समझने के लिए जो उनकी बच्चे की क्या होती है, जो इनपुट सेंस है वो डेवलपमेंट होती है उस टाइम पे, है ना। तो वो चीजें समझ नहीं पाता, तो उनकी सेंस क्या है, बच्चे की डेवलपमेंट होनी शुरू हो जाती है उस टाइम पे, है ना। जैसे कि उसकी आँख कान नाक, तो इसमें क्या है कि जो सेंसरीज वगैरह है वो दो टाइप से हो जाती है यहाँ पे। एक तो आपकी है इनपुट और एक हो जाती है आउटपुट, ठीक है। तो इनपुट के अंदर क्या है, यानी इनपुट सेंस डेवलप होती है, तो इनपुट में क्या क्या होती है, जैसे कि कान हो गया, है ना, नाक हो गया, आंख हो गई। तो ये जो सेंस होती है, इनपुट का मतलब कि ग्रहण करना, आपके अंदर कोई चीज आ रही है तो आपके अंदर चीज, जैसे कि कान की बात करें तो साउंड आएगी आपके अंदर, आप ऑब्जर्व करोगे सुनोगे, तो क्या हो गया, इनपुट हो गया कान, नाक हो गया, है ना, आंख हो गई, आप देख रहे हो, तो वो क्या हो रहा है, इनपुट, है ना। तो ये इनपुट सेंसरीज के अंदर आ जाती है। और दूसरा है आउटपुट, है ना। तो आउटपुट का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। तो आउटपुट सेंस जो है, लेकिन उस टाइम पे उनकी वो डेवलप नहीं हो पाती है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। इनपुट का तो डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है, लेकिन आउटपुट का नहीं होता। आउटपुट में क्या होता है, बोलना। तो अब ये 1.5-2 साल का बच्चा बोल नहीं कहा पाता है, वो बस सिर्फ रो ही सकता है ना। तो आउटपुट का क्या होता है कि उस समय जो सेंस होती है उनकी डेवलप नहीं होती। जैसे कि उस समय क्या है, चलना, हाथ पैर चलाना, है ना, किसी ऑब्जेक्ट को उठाना या बोलना, ये सब क्या है, ये आउटपुट सेंस के अंदर आ जाती हैं चीजें। तो ये उस टाइम पे 1.5-2 साल का जो बच्चा होता है ना, तो ये अभी उस टाइम पे डेवलप नहीं होती। तो ये क्लियर। तो अब इनके क्या होता है कि करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, जो सेंसरी मोटर के अंदर जो ये छोटे बच्चे होते हैं 1.5-2 साल के, है ना, तो इनका जो करेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या चीज आती है कि जैसे कि मोटर एक्टिविटी विदाउट यूज ऑफ सैंपल्स, ठीक है, यानी मोटर एक्टिविटी विदाउट यूज ऑफ सैंपल। तो यानी जैसे कि इसका मतलब ये होता है जो छोटा बच्चा होता है, जैसे कि झुंझुना उठाना, है ना, बॉल उठानी या बॉल फेंकनी या कैच करना, तो ये सब इसका मतलब ये हो जाता है कि यानी मोटर एक्टिविटी विदाउट यूज ऑफ सैंपल्स। तो वो बिना सैंपल्स के जो है मोटर एक्टिविटी करते हैं। तो ये मोटर एक्टिविटी में बताया मैंने अभी, जैसे बच्चा झुंझुना उठाएगा, है ना, बॉल उठाएगा या इस तरह की जो ये हरकतें करते हैं, तो ये छोटा बच्चा जो उसकी ये चीजें इसके अंदर आ जाती है, विदाउट यूज ऑफ सैंपल। क्लियर, ऑल थिंग्स लर्नर आर बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस और ट्रायल एंड एरर। तो इसमें का मतलब ये होता है, यानी
इससे पहले जैसे कि मैंने बताया कि मोटर एक्टिविटी विदाउट यूज ऑफ सैंपल, तो इसमें जो छोटा बच्चा होता है तो वो क्या करता है कि जैसे कि झुंझुना उठा के वो बजाएगा, वो सुनता है भाई, खिलखिला उठता है, उसको मजा आता है वो सुन करके, या उसकी जो साउंड निकलती है ना उसको देख करके। तो क्या है कि हम जैसे बड़े हो गए हैं तो हमें लगता है कि ये सब क्या हो रहा है ये, पर बच्चों को क्या है कि ये चीज अच्छी लगती है, बड़े खुश होते हैं उसको साउंड को देख करके, है ना। तो ये चीज इसमें बताई गई है। और आगे है इसमें, ऑल थिंग्स लर्नर आर बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस एंड ट्रायल एंड एरर। मतलब कि बच्चे की जो शरारतें होती है ना वो बड़ी अच्छी लगती है छोटे बच्चे की। तो जैसे कि बच्चा क्या होता है कि जैसे कि बॉल उठा रहा है तो नहीं उठ रही, है ना, तो बॉल उठाने की कोशिश करता है कोई बच्चा, उठती नहीं है बॉल, तो क्या करेगा, फिर उठाएगा, फिर गिर जाती है, फिर उठाएगा, फिर गिरता है। तो ये छोटी ऐसी छोटी छोटी हरकतें करते रहते हैं बच्चे। तो उसी चीज पे कहे कि वो ट्राई करता रहता है बार बार, है ना, ट्रायल, है ना। और तो ये क्या, उसका एक्सपीरियंस बढ़ता है उस चीज से। तो इसमें क्या होता है कि इसका गोल क्या हो जाता है छोटे बच्चे का, ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस, यानी ऑब्जेक्ट को देख के चीजों को परफॉर्म करना, यानी पहचानना कि हाँ ये चीज तुम्हारी है ना। तो ये चीज इसके अंदर डेवलप होनी शुरू हो जाती है। उसके अंदर हमारा जो सेकंड पॉइंट आता है वो आता है प्री ऑपरेशनल। क्लियर। तो ये है 2 से 7 साल के बच्चे जो होते हैं उसके जो स्टेज होती है वो क्या कहलाती है, प्री ऑपरेशनल स्टेज। तो यानी इसके अंदर क्या है कि डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज, इस स्टेज पर आकर बच्चे की जो लैंग्वेज है वो डेवलप होनी शुरू हो जाती है, वो बोलना शुरू कर देता है। ठीक है। तो क्या होता है, उसकी मेमोरी बिल्ड होनी शुरू हो जाती है और उसकी इमेजिनेशन बननी शुरू हो जाती है। और इंटेलिजेंस इज बोथ एगोसेंट्रिक एंड इंटरेक्टिव। इसका मतलब ये होता है कि जैसे कि इसकी मेमोरी की अगर बात करें, यानी छोटे बच्चे की जो मेमोरी है वो मतलब कि ज्यादा नहीं होती, है ना, छोटी मोटी, ठीक है, वो याद रख लेता है चीजें, फिर भूल जाता है, फिर याद रख लेता है, फिर भूल भूल जाता है। 2 से 7 साल के बच्चे की ये हरकतें होती है। एग्जाम्पल जैसे कि बच्चे के साथ हम कुछ गलत कर दें, है ना, तो गलत करेंगे क्या कि या उसे छीन लिया या डांट लिया या उसको आंख निकाल के दिखा दी, तो बच्चा क्या है, नाराज हो जाता है, गुस्सा हो जाता है ना। तो क्या रोने लगेगा, तो क्या होगा उसमें, तो बच्चे के मतलब कि आपसे नाराज हो गया एकदम। बच्चा नहीं बोलेगा, थोड़ी देर के लिए आपसे नाराज रहेगा। लेकिन क्या होता है कि बच्चे के मन में आपके बदले की भावना नहीं रहती उस टाइम पे। क्यों? क्योंकि वो थोड़ी देर बाद सब कुछ भूल जाता है कि आपने क्या किया था क्या नहीं, वो फिर वापस से वैसा ही वैसा बन जाता है ना, हंसेगा, खिलखिला के फिर हंसेगा आपके साथ में, खेलेगा कूदेगा। तो वो सब चीजें भूल जाती है, उसको इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं रहता है। क्यों? उसकी मेमोरी जो है वो उस लेवल पर नहीं पहुंची, वो इतनी बिल्ड या डेवलप होनी नहीं शुरू हुई है ताकि वो इतना सब कुछ सोच पाई, है ना। वो नाराज हुआ लेकिन थोड़ी देर बाद में भूल करके फिर वो वैसा ही बन जाता है बच्चा। तो ये सब चीज क्या होती है कि उस टाइम पे उसकी मेमोरी बिल्ड होना शुरू होती है, इमेजिनेशन बननी शुरू हो जाती है। ठीक है। तो जैसे कि इमेजिनेशन की अगर बात करें यहाँ पे कि जब कोई छोटा बच्चा होता है, जैसे हम पानी पी रहे हैं तो मुंह की तरफ देखेगा, गिलास की तरफ। तो कुछ बच्चे थोड़ा बोलना भी शुरू कर देते हैं, तो जैसे आपने देखा हो ना, छोटे बच्चे पानी को मम बोल देते हैं कि मम, ऐसे उनके इमेजिनेशन बन जाती है। या किसी जैसे दूध पी रहे हैं या पानी पी रहे हैं तो गिलास देख करके वो ऊपर हाथ उठाएंगे, वो कहेंगे कि नहीं मेरे को भी पिलाओ। हालांकि उन्होंने पी रखा हो लेकिन उसकी हरकतें ऐसी होती है छोटे बच्चे की कि उनको फिर से पीना होता है पानी। तो वो इमेजिनेशन की बनने लग जाती है कि हाँ ये अब ये खा रहे हैं तो मेरा भी मन कर रहा है खाने का, ये पी रहे हैं तो मेरा भी कर रहा है मन पीने का। तो ये सब चीजें छोटे बच्चे की सब बातें यहाँ पे आ जाती है। तो ये यहाँ पे एक शब्द और आ गया कि एगोसेंट्रिक। ठीक है। यानी जो छोटा बच्चा है वो जैसे 2 से 7 साल के बीच में रहता है तो वो एगोसेंट्रिक हो जाता है। एगोसेंट्रिक का मतलब होता है यानी खुद के बारे में बातें करना। तो मतलब कि जो छोटा बच्चा है उसे कभी आप एक समझदारी वाली बातें आप सुनी कभी नहीं। वो सिर्फ क्या होता है कि उसको बाहरी दुनिया से मतलब नहीं होता, वो खुद के बारे में बात करता है कि मैं कौन हूँ, है ना, मैं क्या नाम है, क्या कर रहा हूँ, मेरे को क्या पसंद है, और क्या नाम है, क्या नाम, इसके अलावा क्या कह सकते हैं हम कि बच्चे जैसे कि मेरे को खाने में ये पसंद है, मेरे कपड़े ऐसे हैं, मेरे जूते ऐसे हैं, ये सब चीजें क्या होती है, इगोसेंट्रिक, मतलब कि खुद तक वो सीमित रहता है। यानी अपने बारे में सोचता है, तो अपनी बातें करता रहेगा कि आज मैं स्कूल में गया, आज मेरे साथ ऐसा हुआ, मैम ने ऐसे किया वैसे किया, मैंने आज पढ़ाई की, है ना, मैम ने उसको डांटा उसको मारा। ये सब क्या होता है कि वो अपने में खोया रहता है ये सब चीजें। तो वो इगोसेंट्रिक का मतलब इस शब्द यहाँ पे इस तरह से यूज किया गया है। ठीक है। तो ये हो गया। तो उसका जो गोल क्या होता है, सिंबॉलिक थॉट, है ना। सिंबॉलिक थॉट मतलब कि शब्दों के रूप में चीजों को सोचना या समझ पाना, ये थॉट उसके अंदर बिल्ट होना शुरू हो जाता है। क्लियर। तो ये हमारा हो गया प्री ऑपरेशनल। उसके बाद हमारा अगला थर्ड जो पॉइंट आता है
तो ये है हमारा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। तो ये जो स्टेज होती है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल की वो कौन सी होती है, 7 से 11 साल। ठीक है, तो इस स्टेज में आके क्या होता है, इस स्टेज में यानी जो बच्चा जो थोड़ा है वो डीप थिंकर हो जाता है। ठीक है, मोर लॉजिकल एंड मैथोडिकल मैनिपुलेशन ऑफ सैम्पल, लेस एगोसेंट्रिक एंड मोर अवेयर ऑफ द आउटसाइड वर्ल्ड एंड इवेंट्स। यानी जो डीप थिंकर होता है, मतलब कि वो सोचने लगता है लेकिन उतना ज्यादा नहीं, लेकिन जो ये प्री ऑपरेशनल वाला जो केस था उससे थोड़ा ज्यादा यहाँ पे क्या उसका दिमाग वगैरह चलने लगता है, तो चीजों को सोचता है समझता है। तो यहाँ पे क्या मैनिपुलेटिंग सैंपल जो यूज हुआ है, ये वाला जो मैनिपुलेटिंग ऑफ सैंपल्स मतलब कि भाषा में चतुरता आ जाना, मैनिपुलेशन करना सैंपल्स को। यानी जो भाषा यहाँ पे एक चीज हमारी सैम्बलिक थॉट यहाँ पे जो यूज हुआ है, इसका मतलब ये था ना कि शब्दों के रूप में चीजों को सोचना पहचाना, शब्दों की पहचान हो जाना उसको, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि उन शब्दों को तरोड़ना मोड़ना सीख जाता है बच्चा। यानी बातों को तोड़ मरोड़ कर सीखना है, उसको पेश करना, है ना। कई बातें तो ऐसी खतरनाक जवाब दे जाते हैं बच्चे की हम देखते रह जाते हैं कि यार उन्होंने क्या बोल दिया, है ना। तो वो उसी बारे में यहाँ पे एक शब्द लिखा है, कौन सा, कि मैनिपुलेशन ऑफ सैंपल। और क्या कि लेस इगोसेंट्रिक होते हैं बच्चे, यानी इसमें प्री ऑपरेशनल में क्या इगोसेंट्रिक थे, अपने बारे में बात करेंगे, और इसमें क्या होता है कि लेस इगोसेंट्रिक, यानी वो इगोसेंट्रिक होते हैं लेकिन कम हो जाते हैं इस स्टेज पे आके। वो अपने बारे में बात नहीं करते, वो थोड़ा कम कर देते हैं, लेकिन फिर वो थोड़ा बाहर की दुनिया के बारे में भी सोचने लग जाते हैं और अवेयर हो जाते हैं, है ना। तो अवेयर ऑफ द आउटसाइड वर्ल्ड एंड इवेंट्स। ठीक है, तो आउटसाइड वर्ल्ड जो इवेंट्स वगैरह हैं उनके संबंध में वो क्या करते हैं, थोड़ा अवेयर होना शुरू हो जाते हैं। तो यानी बाहरी दुनिया के बारे में थोड़ा जागरूक होना शुरू हो जाते हैं। और इनका क्या थॉट क्या है, ये ऑपरेशनल थॉट होता है इनका। क्लियर। उसके बाद हमारा लास्ट आता है कौन सा, फोर्थ, ये कौन सा है, फॉर्मल ऑपरेशनल। यानी फॉर्मल ऑपरेशन किस स्टेज पे आकर के होता है, ये होता है एडोलसेंस, एडोलसेंस टू अडोलहुड। यानी ये हमारी 11 साल से लेकर के 11 साल की ईयर से लेकर के लाइफ टाइम। क्लियर। तो 11 साल से लेकर के लाइफ टाइम तक ये चीज चलती है। तो इसमें क्या होता है, यूज ऑफ सैंपल्स टू रिलेट द एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट एबल टू मेक हाइपोथेसिस एंड एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट एंड रिलेशनशिप। मतलब 11 साल से लाइफ का जो टाइम पीरियड जो होता है उसमें फॉर्मल ऑपरेशन चलता रहता है। यानी जो बच्चा होता है वो क्या होता है, इसमें मैच्योर हो जाता है ना। तो उसका जो गोल है वो क्या है कि एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट हो जाता है। इसका मतलब है कि जो इस स्टेज पर आकर बच्चा जो डीप लाइफ की बातें करने लगता है ना। छोटे बच्चे से जैसे लाइफ की बातें हम नहीं कर सकते, तो ये क्या है, यूज सैंपल ऑफ रेट टू एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट एबल टू मेक हाइपोथेसिस, है ना। हाइपोथेसिस बनानी शुरू कर देता है, ने अपनी हाइपोथेसिस बना के प्रॉब्लम खुद सोल्व करता है। एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट एंड रिलेशनशिप। तो इसमें क्या है कि जब जैसे कि हम लाइफ की यहाँ पे बात चल रही थी कि छोटे बच्चे से हम अपनी लाइफ की बात नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे कि जीवन में सुख है या दुख है, आत्मा है परमात्मा है, इन सब की बातें हम नहीं कर सकते। ठीक है, अगर ऐसी बात करेंगे तो बच्चा क्या है कि बोर हो जाता है, तो ये क्या कर रहे हो, तो बच्चों को इन चीजों से मतलब नहीं होता। तो लेकिन इस स्टेज में आकर के ये सब चीजें इसके अंदर आ जाती है फॉर्मल ऑपरेशन के ऑपरेशनल के अंदर। तो इसमें जो उनको एब्स्ट्रैक्ट बातें जो है ना वो समझ में आने लग जाती है। क्लियर। तो ये हमारा यहाँ हो गया जीन पियाजे ने जो दी थी थ्योरी। ये इसके अंदर जो क्वेश्चंस बन के आते हैं तो पूछ लेते हैं कई बार की जो एग्जांपल सेंसी मोटर है वो किस एज के अंदर होते हैं, है ना। या फिर प्री ऑपरेशनल है वो किस एज के अंदर होता है, ऐसे करके या तो एज के बारे में पूछ लेंगे, या इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पूछ लेंगे, या फिर उनके गोल के बारे में पूछ लेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस बन के आते हैं। हम आगे चल के इन क्वेश्चंस के बारे में देखेंगे कि किस किस टाइप के क्वेश्चन जो लास्ट टाइम बन के आए हुए हैं। इसके बाद हमारी ये कंप्लीट हुई इनकी थ्योरी। और अगला पॉइंट हम देखते हैं, अगला है इनसाइड थ्योरी ऑफ कोहलर। ठीक है, कोहलर। तो इनका जो थ्योरी थी वो थी इनसाइड थ्योरी ऑफ कोहलर। मतलब कि इनका मतलब होता है अंदर, और साइड मतलब होता है नजर। ठीक है, और साइड का मतलब क्या होता है, नजर या नजरे। मतलब कि एक तरीके से कह सकते हैं कि अंतर्दृष्टि। ठीक है, तो इन्होंने क्या बताया
कि इन द 1920s जर्मन साइकोलॉजिस्ट वोल्फगैंग कोहलर वाज स्टडिंग द बिहेवियर ऑफ एप्स, यानी एप्स मतलब कि वानर, तो ये वानर है, इनके ऊपर उन्होंने क्या किया, स्टडी, इनके बिहेवियर के लेकर के उन्होंने क्या की, स्टडी की। ठीक है, ही डिजाइन सम सैंपल एक्सपेरिमेंट दैट लीड टू डेवलपमेंट ऑफ वन ऑफ द फर्स्ट कॉग्निटिव थ्योरीज ऑफ लर्निंग विच ही कॉल इनसाइट लर्निंग, है ना। यहाँ पे कॉग्निटिव की एक शब्द फिर से यूज हो गया, इसका मतलब आपको समझ गए होंगे क्या मतलब होता है। तो उन्होंने जो थ्योरी दी, तो इस थ्योरी में उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। तो उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया कि जो ये एप्स है, इसके यानी जो वानर, इसके ऊपर उन्होंने क्या किया कि एक्सपेरिमेंट करने के लिए इनको पिंजरे में बंद कर दिया। तो अब जो जानवर होता है वो बेचारे क्या होते हैं कि उनकी सबसे जो कमी होती है वो खाने को लेकर के होती है, कि जो खाना होता है उनको टाइम पे दे दिया तो ठीक है, वो खुश है, नहीं दिए तो फिर वो परेशान होंगे, चिल्लाएंगे। तो उन्होंने क्या किया कि एक ऐसे चिंपैंजी है, बंदर को पकड़ के उन्होंने पिंजरे में बंद कर दिया। अब उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे ऊपर ना केले लटका दिए। अब केले लटका दिए यहाँ पे, अब चिंपैंजी बैठा है, जब उसको भूख लगने लगी तो वो खूब उछला कूदा ना, चिल्लाया, उस मतलब कि केले उसको पकड़ में हाथ लगे नहीं, मतलब कि वो खा नहीं पाया उसको। तो अब भूखे मारे वो बेचारा बैठ गया वहां पे। अब इसमें ना उन्होंने 2 एक्सपेरिमेंट किए गए। तो 2 एक्सपेरिमेंट में जो पहला एक्सपेरिमेंट था वो ये था कि जब वो बंदर बैठ गया वहां पे, तो उन्होंने देखा कि उसके बाहर जो है पिंजरे के पास में एक छड़ी गिरी हुई है, ये जो छड़ी उठाते हुए, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि वो बंदर जो आया और उसने छड़ी उठाई और छड़ी को मार करके केले का, और ये केले नीचे गिर गए और उन्होंने खा लिए। तो पहले तो थ्योरी उन्होंने ये दी, ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट मतलब कि उन्होंने किया। तो उसके बाद उन्होंने दूसरा एक एक्सपेरिमेंट और किया, जिसमें उन्हें छड़ी का यूज ना करके वहां पे पिंजरे के अंदर ये छोटे छोटे बॉक्स रख दिए, और उसके बाद में उन्होंने केले लटका दिए ऊपर। अब इन्होंने क्या नाम है, जो ये था वानर जो था, इसने देखा कि मेरे को भूख लग रही है, वो फिर वापस से चिल्लाया वगैरह, उसको कोई ऑप्शन नजर नहीं आया। तो उसने फिर क्या किया, वो थोड़ी देर बैठ करके उसने सोच करके उसको लगा कि हाँ ये ऐसे मैं ये केले उठा सकता हूँ। तो उसने क्या किया, ये बॉक्स जो है, बॉक्स के ऊपर बॉक्स रखे और उसके ऊपर चढ़ करके उन्होंने केले क्या किया, इस वानर ने केला ले लिया और खा लिया। तो ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था, ठीक है। तो इसी के बारे में यहाँ पे चर्चा कर रखी है। तो क्या था ये हमारा इंसाइट लर्निंग इन द एब्स्ट्रैक्ट रियलाइजेशन ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्यूशन। तो इसके बारे में जैसे कि बात बताई गई है, यानी यह एक प्रकार की लर्निंग है जिससे हम सीखते हैं कि कोई प्रॉब्लम हमारे सामने है तो उसका सॉल्यूशन कैसे किया जाए। क्लियर, ये क्या कहलाते हैं, इंसाइट लर्निंग थ्योरी कहलाती है। यानी यह एक प्रकार की ऐसी लर्निंग है जिससे हम यह सीखते हैं कि हमारे सामने अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन कैसे किया जाए। अब ये बंदर चिंपैंजी जो था, इसके सामने प्रॉब्लम आ गई भाई कि मेरे को केले खाने हैं, भूख लग रही है। अब इसका जो प्रॉब्लम है, अब खा नहीं सकता। प्रॉब्लम क्या गई भाई, इतनी ऊंचाई पे लटके हुए कि मैं इसको तोड़ के खाऊं या उतार के खा नहीं सकता। अब ये आ गई हमारी प्रॉब्लम, अब इस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व किया जाए। तो इसने बैठ करके सोचा कि इसको प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए यहाँ पे डंडा गिरा हुआ है, डंडा उठा करके मैं मार करके खाऊं, या फिर दूसरा ये था कि बॉक्स के ऊपर बॉक्स रख के मैं चढ़ के फिर उसको उतार करके खा लूं। तो क्या किया, यानी ये लर्निंग इस प्रकार के जिससे हम ये सीखेंगे कि जो प्रॉब्लम है हमारे सामने उसका सॉल्यूशन हम कैसे करें या कैसे किया जाए। क्लियर। अब क्या होता है कि जो दुनिया होती है वो 2 टाइप की होती है, ठीक है। एक तो होती है रियल, ठीक है, रियल दुनिया होती है, और एक होती है इनसाइड, इनसाइड वर्ल्ड में होती है। मतलब कि अगर एग्जांपल में से मैं आपको समझाऊं कि अगर मैं आपको ये कहूं कि आपको अपने हाथ का एक मुक्का बना करके और जोर से दीवार के ऊपर खींच के लगाना है, ठीक है, क्या आप ये कर पाओगे। अगर मैं अभी कहूं कि ये एक्सपेरिमेंट अगर अपन अभी करके देखते हैं कि आपको ना एक दीवार पे ना जोर से मुक्का लगाना है, तो क्या आप कर रहे होगे, आप बिल्कुल करोगे। आप प्रैक्टिकली नहीं करोगे, रियली नहीं करोगे, लेकिन कुछ लोगों ने अभी ये वीडियो देख करके इनसाइट यानी आप अपने अंदर यानी मन के अंदर आपने ये करके देख लिया होगा। मन के अंदर करके देखा क्या हुआ, या मैं अगर लगाऊंगा मुक्का तो क्या होगा, ये दर्द होएगा या फिर ये हड्डी टूट जाएगी या जो मेरी स्किन है वो उतर जाएगी, तो क्या होगा, दर्द होएगा। तो इसका मतलब कुल मिला के क्या है कि मेरे को ये सब नहीं करना चाहिए। तो क्या हुआ कि आपने रियल में नहीं किया लेकिन इनसाइड में किया, लेकिन किया तो जरूर ना। सिर्फ उसी चीज के ऊपर ही ये थ्योरी उन्होंने बनाई है।
ठीक है, यानी जानवर और इंसान के जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है वो इनसाइट होती है। तो यानी जानवर और इंसान जो है उसकी जो कॉग्निटिव है और डेवलप वो इनसाइट यानी उसके अंदर ही होती है। जैसे जो वो काम करना चाहते हैं उससे पहले वो दिमाग में रन कर लेते हैं उस चीज को। क्लियर? यानी यह आपके पास एक बहुत बड़ी पावर है, आप ये मान के चले। यानी आपके अंदर जो इनसाइड वर्ल्ड है, यानी इतनी अच्छी इमेजिनेशन है ना, तो इतनी सही चीज इसके अंदर होती है जिससे कि आपको पता चलेगा कि यह काम जो है बाहरी दुनिया में किया जाए या नहीं किया जाए। यानी आपने अंदर सोचा दिमाग में और सोच करके आपने ये डिसाइड किया कि ये काम मेरे को करना है कि नहीं करना। यानी मैंने मुक्का मारने वाला ऑप्शन आपको बताया अभी, है ना, एग्जाम्पल दिया, तो क्या आप ये करके दिखाएं, तो आपने क्या किया, आपने दिमाग में सोचा कि नहीं ये ऐसा नहीं करना चाहिए, तो आप नहीं करोगे। ऐसे इसे जो चिंपैंजी था, बंदर था, इसने सोचा कि दिमाग में कि यार मैं अगर बॉक्स के ऊपर बॉक्स अगर रख करके मैं ऐसे चढ़ करके अगर खाना चाहूं तो मैं शायद इन किलो तक पहुंच सकता हूं और मैं अपनी भूख मिटा सकता हूं इनको खा के। तो उसने क्या किया, वो जो करने से पहले उन्होंने ये जो चीज है, ये फिल्म है जो है, जो चित्र है, इन्होंने पहले से ही अपने दिमाग में बिठा लिया था कि मैं ऐसे करके अरे बॉक्स के ऊपर बॉक्स रखूंगा, उसके चढ़ के और फिर के लिए उतारूंगा। उन्होंने पहले दिमाग में इमेजिनेशन किया इस चीज को, फिर उन्होंने क्या किया, प्रैक्टिकली किया। इसी चीज के ऊपर उन्होंने क्या किया, इनसाइट की थ्योरी दी थी कोलर ने। क्लियर? अब आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा इनकी थ्योरी का मतलब क्या था। तो क्या है कि जैसे कि मान लो ये जो बंदर था, उन्होंने थक के बेचारा सोचा, उसने देखा कि बॉक्स के ऊपर बॉक्स रखा जाए और उसने अपने दिमाग में पहले ये करके देख लिया और सोचा कि यह काम रियल लाइफ में करूंगा तो मुझे केले मिल जाएंगे, और उसने किया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि रियल लाइफ में करने के लिए विजुलाइज, ठीक है, मतलब कि इमेजिनेशन करना एक तरीके से, ये सब चीजें लिखी हुई है पूरी इसके बारे में ये बात। तो क्या है कि विजुलाइज करना यानी इमेजिनेशन करना। तो यहाँ पे क्या है, जो ये इमेजिनेशन कहाँ पे होती है, ये माइंड आई, मतलब कि आपके दिमाग में भी एक आंख होती है जहाँ पे आप सोचते हैं या देखते हैं उस चीज को, यानी आप इमेजिनेशन करते हैं आंख बंद करके कि हाँ, या फिर खोल करके भी करते हैं। दिमाग में सोचा कि नहीं मेरे को ऐसा करूंगा तो ये चीज अच्छी होगी, यानी आप पहले से ही उस चीज को क्या करते हैं, दिमाग में डाल करके उस चीज को सोच लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि बिजनेस करने से पहले कई बड़े बड़े आइडियाज आपके अंदर होते हैं। ठीक है, कि ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, वैसे करना। आपको बिजनेस करना है उससे पहले आपके पास काफी सारे आइडियाज होंगे, ठीक है, अवेलेबल। तो क्या है कि तो वो लोग क्या करते हैं, या जो बिजनेस करते हैं वो अपने आइडियाज को क्या करते हैं कि अपनी इनसाइड जो होती है, यानी अंतर्दृष्टि जो होती है उनकी, उसके अंदर क्या करते हैं कि वो उस काम को वो अपने अंदर यानी मन में या इमेजिनेशन में उस काम को कर चुके होते हैं। ठीक है, या उस काम को सोच लेते हैं पूरा कि मेरे को कैसे करना है। ठीक है, फिर वही काम डिट्टो क्या करते हैं कि वो बाहर करना चाहते हैं, और उनका जो आउटकम भी है वो भी क्या होता है, फिर अच्छा ही आता है ना, मतलब कि वो रिलेट कर लेते हैं बाहर की दुनिया को अपने अंदर जो इनसाइट में जो इमेजिनेशन चल रही है उस चीज को। क्लियर? और इसमें हम ये कह सकते हैं जैसे कि अकेले में चलो ये तो हमारे इनसाइट हो गया। इसमें एक चीज और मेरे को जैसे दिमाग में आ रही है, कई लोग ये पूछ लेते हैं कि सर अकेले में भी हमारे कई बार ऐसे थॉट आते हैं जो रियल लाइफ में हमारे नहीं होते, है ना। कुछ लोग कई के दिमाग में क्वेश्चन भी आ रहा होगा कि हमारे भी ऐसे कई थॉट आ जाते हैं लेकिन रियल लाइफ में वो हमारे होते नहीं है, लेकिन वो थॉट आ जाते हैं। तो इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि इसमें देखो दो चीज होती है। एक तो ये कि अगर आपके इनसाइट लर्निंग अगर अच्छी है या आप बहुत क्रिएटिव है तो आपके नए नए आइडियाज आएंगे आपके अंदर, है ना, नई नई क्रिएटिविटी आएगी, नए विचार आएंगे, है ना, ये सब आपके अंदर आते हैं। और दूसरा क्या ऑप्शन है, दो चीज थी, एक तो ये बता दी मैंने, दूसरी क्या थी, या फिर जैसे आपने शेख चिल्ली का नाम सुना होगा, है ना, उसकी प्रवृत्ति टाइप के जैसे लोग होते हैं, तो वो फ्री बैठे क्या सोचेंगे कि ये जैसे कि दिमाग में विचार आएगा कि एक अंडा है, मैं इस अंडे से मुर्गी निकलेगी, मुर्गी से फिर दो अंडे होंगे, फिर उससे चार मुर्गियां बनेगी, ऐसे करके ये विचार वाली जो चीज है, तो ये सब बातें रहती है दिमाग में। तो क्या है कि आपके दिमाग में है, खुद आपको कंट्रोल करना पड़ेगा कि आपको क्या सोचना है, आपकी जो इंसाइट है ना, आपके अंदर की जो नजरें हैं, आपकी जो अंतर्दृष्टि है, उसमें आपको क्या सोचना है। तो आपको हमेशा अपने पॉजिटिव और क्रिएटिविटी सोचना है। ऐसा नहीं है कि आपके पास इतना फालतू टाइम है, आप इस स्टेज पर आ गए हो कि आपके पास इतना वेस्ट और फालतू टाइम खराब करने का वो नहीं बचा है। तो आप अपना टाइम जो है, कीमती समय जो अपना, उसको बचाएं और किसमें दे, पढ़ाई के अंदर दे, और अपना लाइफ को, कैरियर को सोचे। आप डेली रात को सोने से पहले अपने जो भी आज पूरे दिन में एक्टिविटी की है उसके बारे में थोड़ा चिंतन मनन करें कि आज मैंने क्या किया, आज मैंने क्या सीखा। क्लियर? उसके बाद फिर आप
अपने आराम से सोए, और सब जब आप उठे अगले दिन, तो आप ये देख करके उठना कि आज मैं अगर उठा हूं तो मेरे को आज क्या नया कुछ सीखना है, और वो नया सीख करके ही आज रात को आपको सोना है अच्छे से। क्लियर? अगर आप कहीं कॉलेज में गए हो या कोई क्लास अटेंड कर रहे हो, चाहे आप यहाँ मेरी वीडियो देख रहे हो, चाहे आपने बुक से कुछ पढ़ा हो, लेकिन आपने हर रोज नया कुछ सीखना है, नई क्रिएटिविटी करनी है। क्लियर? तो अब आप लगे रहो, आपका एग्जाम भी जल्दी होने वाला है। तो चलते हैं अपने वापस टॉपिक के ऊपर। तो ये था हमारा क्या इनसाइट थ्योरी किसकी, कॉलर की। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, है ना, अच्छी थ्योरी दी थी उन्होंने। उसके बाद हम आगे चलते हैं अपने, लास्ट है हमारा हावर गार्डनर की थ्योरी थी, कौन सी, टाइप ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है, यानी मल्टीपल टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस की थ्योरी उन्होंने दी थी। तो इस थ्योरी का मतलब क्या होता है, क्यों दी थी, क्या क्या रीजन था देने का, तो क्या है, Gardner argued that students might have multiple type of intelligence, but their curriculum is based on linguistic intelligence। यानी जो गार्डनर थे उनका मानना था कि स्टूडेंट्स के पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की इंटेलिजेंस, यानी बुद्धि कह सकते हैं ना, इंटेलिजेंस को बुद्धि कहेंगे, यानी डिफरेंट डिफरेंट टाइप का इंटेलिजेंस हो सकती है ना। तो यानी ठीक है, गार्डनर आर्ग्यू दैट स्टूडेंट्स माइट हैव मल्टीपल टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस, यानी स्टूडेंट्स के पास अलग अलग टाइप की इंटेलिजेंस हो सकती है ना। हम बोल देते हैं ना कि ये बच्चा इंटेलिजेंट है, पढ़ाई में होशियार है ना, तो उसी इंटेलिजेंट के बारे में यहाँ पे बात चल रही है कि स्टूडेंट्स के पास अलग अलग टाइप की इंटेलिजेंट हो सकती है, बट दे स्टडी करिकुलम इज बेस्ड ऑन लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। यानी जो पढ़ाई जो है आपकी, जो हम पढ़ रहे हैं आज, हम भी जो ये जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, ये ले लो या कॉलेज लाइफ ले लो या स्कूल लाइफ या जो भी है ना, तो जो आज के टाइम में हम पढ़ रहे हैं वो सब क्या है, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस है, मतलब कि भाषा पर आधारित है। ठीक है, तो हावर्ड गार्डनर ने क्या कहा कि इनका मतलब यह था कि मतलब कि इनका कहने का मतलब ये था कि आज के टाइम में इंटेलिजेंस किसे बोलते हैं। ठीक है, यानी ये जैसे कि आप जनरल लाइफ में देखोगे कि आपके आज के टाइम, जैसे आप अपने गांव शहर या अड़ोस पड़ोस में देखोगे या रिश्तेदारों में, तो इंटेलिजेंस की थोड़ी अगर आप उनसे पूछोगे तो वो पता क्या लोग कहेंगे, वो लोग क्या कहेंगे, इंटेलिजेंस का मतलब होता है कि जो लोग पढ़े लिखे हो या जो इंग्लिश अच्छे से बोलते हो, बहुत अच्छी हो, मैथ अच्छा हो, या फिर उनकी भाषा अच्छी हो, वो इंटेलिजेंट लोग होते हैं। ठीक है, तो ये आपने देखा होगा। तो गार्डनर ने क्या कहा, इन्होंने बताया कि जो क्या नाम है, ये जो हमारा लिंग्विस्टिक है, ये लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस है किसी के अंदर, तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, मैं इसको गलत नहीं मानता बिल्कुल। लेकिन ये इंटेलिजेंस को केवल इसी से ही नापना, किससे, कि पढ़ा लिखा है या ये लिंग्विस्टिक हो गई है ना, या पढ़ा लिखा है, इंग्लिश अच्छी है, मैथ अच्छा है, इस तरह से अगर उसी चीज में ही इस चीज को मापना, तो या वह पढ़ाई अच्छी या पढ़ाई लिखाई में कैसा है, या इस चीज को ले ले कि इंटेलिजेंट को सिर्फ इस चीज से अगर आप नापते हो कि वो पढ़ाई लिखाई में कैसा है, तो यह सही नहीं है। ये थ्योरी उन्होंने दी हावर्ड गार्डनर ने, है ना, कि जरूरी नहीं है कि वो पढ़ाई लिखाई में ही अच्छा हो, और भी बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, और भी बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं ना। तो इसमें क्या है, जिसमें पर्सन और भी अदर रास्ते होते हैं या ऑप्शन होते हैं जिसमें वो इंटेलिजेंट हो सकता है ना, तो वो पढ़ाई लिखाई को लेकर ही नहीं। तो इसमें क्या क्या चीज उन्होंने बताई कि अगर कोई जैसे खेलने में, हमारे एक बात यहाँ पे चलती है कि अगर कोई खेलने में अच्छा है तो क्या होता है कि उसको इंटेलिजेंट माना जाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है ना। और लोग भी आजकल जैसे नई जनरेशन मानती है इस चीज को। मान लो कि एग्जांपल खेल का हम ले रहे हैं, तो अगर खेल में अच्छा है तो उसको क्या कहोगे, भाई इंटेलिजेंट है खेल में। तो हमारे समाज में क्या कहावत है कि जैसे कि खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, और पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। ठीक है, तो आजकल इसका उल्टा हो रहा है, जो खेल कूद रहे हैं वो नवाब बन रहे हैं, उनके पास अच्छा खासा पैसा है, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, धोनी वगैरह, इनको देख लो, है ना। और जो पढ़ रहे हैं बेचारे इंजीनियर या कॉलेज में लगे हुए हैं या फिर स्कूल में नौकरी कर रहे हैं, तो क्या है, तो वो उनका तो वैसे भी क्या नाम है, ठीक अपने रोजी रोटी कमा रहे हैं, कर रहे हैं। लेकिन क्या है कि लोगों की सोच एक ऐसी बन जाती है कि नहीं यार, तो पढ़ो, आपको ये करना है ना। काफी बच्चों की एक ये प्रॉब्लम होती है। अब ये चीजें हमने भी फेस करने को मिली थी, या फिर और जैसे कि बच्चे हैं जिसको अदर किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, तो
उनको क्या होता है कि ये चीजें फेस करने को मिलती है। तो उसी का ही जो निचोड़ था या उस चीज के पक्ष में जो आए वो कौन थे, हावर्ड गार्डनर। उन्होंने बताया कि भाई पढ़ाई लिखाई जो होती है उसको आप इंटेलिजेंट कहते हो, है ना। इस चीज को मैं नहीं मानता। इंटेलिजेंट के बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं। क्या क्या हो सकता है, यानी गार्डनर प्रपोज 7 एबिलिटीज, है ना इन्होंने 7 एबिलिटीज बताई। मैंने कई जगह देखा भी है तो 7 की जगह 8 एबिलिटीज भी लिखा है, तो वो मैं बता दूंगा 8वीं कौन सी है, लेकिन अभी 7 पढ़ लेते हैं अपन। तो आप 8 भी याद करके रखना, हो सकता है कि पूछ भी ले, तो चलो देखेंगे इसमें आगे। तो डेट द हेल्प टू मीट द दीज क्राइटेरिया। कौन सा, पहला म्यूजिकल, है ना, म्यूजिकल रिदमिक, यानी सिंगर हुआ, सिंगर है, अब लता जी है, ठीक है। लता जी का मैं एग्जांपल लेता हूँ, क्या आप उसको इंटेलिजेंट नहीं कहोगे, है। सोनू निगम है, ठीक है। श्रेया घोषाल है, पंडित जसराज जी हैं, पंडित रविशंकर जी है, आप उनको इंटेलिजेंट नहीं कहोगे। तो इंटेलिजेंट मतलब कि समाज में ये मतलब थोड़ी ना होता है कि जो पढ़ाई लिखाई में अच्छा है वो इंटेलिजेंट होगा। इंटेलिजेंट में मतलब कि पहली टर्म क्या आ जाती है इसमें देखते हैं भाई, म्यूजिकल। म्यूजिकल में आप इनको इंटेलिजेंट नहीं मानते, लेकिन समाज है वो कह रहा है भाई ठीक है मानते हैं उस चीज को, पर ये चीज गलत है। म्यूजिकल जो है भाई वो इंटेलिजेंट है। दूसरा क्या है, विजुअल स्पेशलाइजेशन, जैसे ड्राइंग, है ना, ड्राइंग या फोटोग्राफी या 3D मॉडलिंग या मास मीडिया, है। तो कोई ड्राइंग करता है तो क्या उसको आप इंटेलिजेंट नहीं कह सकते। तो उन्होंने हावर्ड गार्डनर ने ये बताया कि जो 7 टाइप्स होती है, एबिलिटीज होती हैं, जिनको मैं मानता हूँ जो इंटेलिजेंट की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो म्यूजिक बताया उन्होंने, दूसरा विजुअल स्पेशल, यानी ड्राइंग हो गया, फोटोग्राफी, 3D मॉडलिंग, आजकल बड़ी बड़ी मूवीज बन रही है ना, उसके अंदर जो ये क्या नाम है एनिमेशन वगैरह चल रहा है, तो ये क्या कितने अच्छे काम है यार, लोग इस चीज को नहीं कर सकते, तो वो क्या आ जाते हैं इसके अंदर आ जाते हैं विजुअल स्पेशल में। तो लेकिन ये चीज क्या है, जैसे कि फोटोग्राफी में ले लो, एक आपने 3 इडियट्स मूवी देखी होगी, उसमें भी जैसे वो कहता है कि मेरे को फोटोग्राफी का शौक है, तो उसका बाप कहता है कि नहीं, एक्चुअली क्या है कि जब आप 10 साल बाद अपने दोस्तों को देखोगे तो आपसे कहीं बड़ी बड़ी गाड़ियों में, कहीं अच्छे अच्छे जगह अच्छे मतलब कि घरों में अच्छे बैंक बैलेंस के साथ में आप घूम रहे होंगे, और तुम कहाँ बिलोंग करोगे, तुम कहाँ लाई करोगे इस चीज को। तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बोली थी कि वो बड़ी गाड़ी में घूमे भले कोई बात नहीं, पर मेरे पास छोटी गाड़ी रहेगी लेकिन मैं खुश रहूंगा अपनी लाइफ में, क्योंकि मुझे अपने सपना जीने का मौका मिला फोटोग्राफी का, है ना। तो ये बात है। तो क्या होता है कि ये फोटोग्राफी आ गया, 3D मॉडलिंग, मास मीडिया, अगला क्या है वर्बल लिंग्विस्टिक, इसमें राइटर आ गया, बुक रिव्यूअर, न्यूज़पेपर पब्लिशर, है ना। ऐसे ही लॉजिकल मैथमेटिकल में इन्वेस्टिगेटर, सॉफ्टवेयर डेवलपर आ जाते हैं, है ना। इनको भी तो आप इंटेलिजेंट कह सकते हैं बिल्कुल, है ना। तो जरूरी थोड़ी ना है कि किसी एक ही जो पढ़ेगा लिखेगा उसी में ही वो इंटेलिजेंट आप कह सकते हैं, है ना। इसमें आगे क्या है ना, बॉडी क्लिक में क्या होता है, डांसर, एथलेटिक्स या सर्जन आ जाते हैं। इसके अलावा और क्या है, अगला है हमारा इंटरपर्सनल, ठीक है। इंटरपर्सनल का मतलब क्या होता है, मतलब कि इसका मतलब होता है, ये शब्द आपको बहुत कंफ्यूज करने वाला है, एग्जाम के अंदर लगभग रखा मिलेगा। यहाँ पे एक बार समझ लिया तो इसका मतलब आपका ये मैटर जो है मसला क्लियर हो जाएगा। तो इंटरपर्सनल का मतलब होता है 2 या 2 से अधिक लोगों से बात करना, ठीक है। 2 या अधिक लोगों से बात करना, मैं लिख देता हूं, आप नोट कर लेना। ठीक है, 2 या 2 से अधिक लोगों से बात करना या इंटरेक्ट करना है, या फिर कुछ भी हो सकता है ना। और उसके बाद इंट्रापर्सनल, ये इंटरपर्सनल था हमारा, ठीक है। इंटरपर्सनल में क्या था, 2 या 2 से अधिक लोगों से बातें करना। और इंट्रापर्सनल में क्या होता है, INTRA, हाँ ठीक है, लास्ट इंट्रापर्सनल। इसमें क्या है कि खुद से बातें करना या सोचना, ठीक है, यानी खुद के अंदर विलीन रहना, किसी दूसरे से कोई काम मतलब नहीं अपने को, है ना। तो क्या होता है कि इंटरपर्सनल जो था ना, सॉरी इंटरपर्सनल, इसमें इंस्ट्रक्टर या राइटर वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। और इंटरपर्सनल में इंडिपेंडेंट लर्नर्स या क्रिएटिविटी या मोटिवेटेड। तो इसमें जैसे कि इसमें अगर मैं कहूँ इंडिपेंडेंट लर्नर में कोई जैसे कि कोई राइटर वगैरह होते हैं, तो वो क्या होते हैं, या कोई शायरी वगैरह लिखते हैं, या कोई अच्छे ऐसे जो शब्दों की गहराई को जो लिख करके लोगों के सामने प्रेजेंट करते हैं। तो क्या है कि एक माहौल कचकच वाला माहौल है, वहां पे शोर शराबा हो रहा है, तो वहां बैठ के वो नहीं लिख पाएगा, उसको शांति चाहिए, है ना।
वो खुद से अपने अकेले से खुद से बातें करना चाहता है, और वो तब जा करके अकेले बैठ करके उन चीजों को करेगा तो वो क्या बेस्ट करेगा। ठीक है, तो वो क्या है, वो भी एक इंटेलिजेंस है ना, इंटेलिजेंट है वो उस चीज में। तो ये इंटरपर्सनल हो गया और ये इंट्रापर्सनल हो गया। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को ये चीजें समझ में आ गई होगी। तो इसके बाद अब आप देखते हैं कि क्वेश्चन इसके ऊपर किस किस टाइप के बनते हैं। तो चलिए अब अपने पहले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा दे रखा है, एज पर द कॉग्निटिव डेवलपमेंट। फिर से आ गया, कॉग्निटिव मतलब समझ गया होगा, जहाँ पे बुद्धि का प्रयोग होता है या दिमाग लगाना पड़ता है ना, बुद्धि का प्रयोग हो, वो कॉग्निटिव कहलाता है। एज पर द कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ जीन पियाजे, एडोलसेंट स्टूडेंट्स आर इन विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। अब यहाँ पे जीन पियाजे की जो थ्योरी थी उसमें अडोलसेंट स्टूडेंट्स जो है उसकी जो स्टेज है वो कौन सी है, डेवलपमेंट की स्टेज बताइए। अभी आपने पढ़ा होगा, तो कौन सी स्टेज आएगी, कौन सी, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, ये देख लो, एडोलसेंट्स की फॉर्मल ऑपरेशन, क्लियर। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, आपने देख लिया होगा। आगे चल के और क्वेश्चन देख लेते हैं। यह है लास्ट टाइम आया हुआ, हु डेवलप द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। ठीक है, मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी किसने दी, तो मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी दी किसने, हावर्ड गार्डनर ने, अभी पढ़ के आए हैं। तो यहाँ पे एक चीज मेरे को ये भी ध्यान में आ गई कि यहाँ पे 7 एबिलिटीज मैंने बताई थी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक चीज और बताई थी कि यहाँ पे 8 एबिलिटीज मैंने भी कहीं पढ़ी हुई है। तो 8वीं जो एबिलिटीज है वहां पे वो है हमारी नेचर, यानी प्रकृति के बारे में सोचना, है ना। तो वो भी एक इंटेलिजेंस हो सकती है ना। ये भी मैंने देखा हुआ था, कहीं पे पढ़ा था इसके बारे में। तो आप इसको या तो नोट करना चाहे तो कर लेना, नहीं करे तो कोई बात नहीं, लेकिन माइंड में जरूर रखना, हो सकता है कि इससे संबंधित क्वेश्चन आ जाए, है ना। तो यहाँ पे मेरा क्या एक्चुअली क्या होता है कि जो मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट करता हूँ कोई भी, या फिर मैंने जिसके बारे में कोई रीड आउट करना हो या उसको ऑप्शन वगैरह दे रखे हैं, तो उनको फाइंड आउट वगैरह करता हूँ कि ये चीजें इसमें होती है, क्यों होती है, क्या होता है। ऐसा नहीं कि मेरे को सिर्फ यहाँ पे ये क्वेश्चन दे रखा है तो इस क्वेश्चन के अंदर मेरे को सिर्फ इसी ऑप्शन से मतलब है और मेरा आंसर आ गया, बस मेरे को बाकी इनसे कोई मतलब नहीं। मैं इनके बारे में रीड आउट करता हूँ कि ये क्या है क्या नहीं है। तो इसलिए मेरे को उसके बारे में चीज पता चली, आप एक बार देख लेना। उसके बाद आगे हम देखते हैं, शौर्य इज ए renowned dancer। ठीक है, सो ही मस्ट पोज विद स्पेस इंटेलिजेंस। तो ये वो अगर डांसर है शौर्य, ठीक है, तो वो कौन सी इंटेलिजेंस होगी उसकी, कौन सी हो सकती है, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस या बॉडी काइनेटिक्स इंटेलिजेंस या फिर म्यूजिकल इंटेलिजेंस या फिर इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो क्या होगा इसमें, डांसर, डांस किस में आ जाता है आपका, बॉडी काइनेटिक्स इंटेलिजेंस में। क्लियर, आपको समझ में आ रहा होगा कितना सिंपल सिंपल इसमें आ रखे हैं क्वेश्चन, आप इजीली अटेंड कर सकते हैं इसको, है ना। और एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्या है कि M.F. हुसैन वाज एन इंडियन आर्टिस्ट नो फॉर एक्सिक्यूटिंग बोल्ड वेरिएंट कलर नैरेटिव पेंटिंग इन ए मॉडिफाइड क्यूबिस्ट स्टाइल। मतलब कि मैंने हिंदी में भी लिख दिया है, अगर किसी को हिंदी में पढ़ना तो आप हिंदी में भी पढ़ लीजिएगा, इंग्लिश में पढ़ना इंग्लिश में। यानी M.F. हुसैन एक भारतीय कलाकार थे जो संशोधित घनवादी शैली में चमकीले रंग के कथात्मक चित्रों को निष्पादित करने के लिए जाने जाते थे। ठीक है, यानी कलर नैरेटिव पेंटिंग्स, यानी पेंटिंग्स का जो काम था इनका। क्लियर, यहाँ पे इस चीज पे फोकस करना। ठीक है, एज पर हावर्ड गार्डनर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। ठीक है, यानी जो ये थी हमारी हावर्ड गार्डनर की मल्टीपल टाइप ऑफ इंटेलिजेंस, इसमें M.F. हुसैन जो है इसकी कौन सी इंटेलिजेंस होगी। ठीक है, हावर्ड गार्डनर की थ्योरी के अंदर। तो अब यहाँ पे इन्होंने किससे रिलेटेड थे, कला से, कला में क्या, पेंटिंग। ठीक है, यानी वो पेंटिंग का काम करते थे। तो उसमें क्या चीज आ सकती है, विजुअल स्पेशल, हाँ, स्पेशियल, इंट्रापर्सनल, बॉडी काइनेटिक्स या नेचुरलिस्टिक। अब यहाँ पे एक ही आ गया जो 8 पॉइंट मैंने आपको लिखवाया था ना, प्रकृति का लेकर के, नेचुरल को लेके, नेचर को लेके। तो इसलिए मैंने यहाँ से ये चीज उठाई थी कि ये क्यों ऑप्शन में डाल रखी है, तो आप इसको देख लेना। तो इसमें क्या हो सकता है पेंटिंग को लेकर के, तो पेंटिंग क्या होती है आपको, ना तो इंट्रापर्सनल होगी, ना बॉडी काइनेटिक्स होगी, है ना, और ना आपकी नेचर को लेके होगी। तो क्या होगा आपका विजुअल स्पेशल। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा आंसर पहला। क्लियर, तो कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चन आ रखे हैं, अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा है तो आप इजीली इन क्वेश्चनों को अटेंड कर पाएंगे। चलो एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद एक क्लास ओवर करते हैं। ठीक है, कॉलर
यह सिद्ध करना चाहते थे, यानी कोलर वांटेड टू प्रूव दैट लर्निंग इज क्या है, एन ऑटोनमस रैंडम एक्टिविटी कॉग्निटिव ऑपरेशनल a situation in which individuals are superior to animals, the perceptions in different part of situations। तो इसमें क्या होना चाहिए, तो कोलर की जो हमने पढ़ी थी, जो चिंपैंजी बंदर वाली जो कहानी हमने देखी थी, तो वो किस चीज के ऊपर बेस्ड थी, ठीक है, तो वो किस चीज पे थी, अंतर्दृष्टि, यानी आपके मन के अंदर जो चल रही है ना, तो चलो कुछ भी चल रहा हो मन के अंदर, आप इतना मान लो कि आपके मन के अंदर या इनसाइट आपके अंदर जो भी चीज हो रही है, ठीक है, तो इंसाइट में जो भी चीज हो रही है, तो क्या चीज वहां पे चल रही है आपके, यानी आपका अगर इंसाइट दिमाग में अगर कोई चीज हो रही है, तो मतलब कि आपका माइंड तो काम करेगा ना, ऐसा तो नहीं है आप पागल हो और सोचने लग जाओगे, है ना, तो आपका माइंड तो काम करेगा उस चीज को लेकर के, तब भी आप उस चीज के बारे में सोच पा रहे हो, ठीक है, तो माइंड काम करेगा, तो वो क्या चीज कहलाती है, कॉग्निटिव, मैंने आपको पहले बताई थी, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, कॉग्निटिव, ठीक है, क्लियर। तो ये आज की क्लास हुई आपकी खत्म, और अगर किसी को कोई फिर भी डाउट बचता है तो आप लोग बताना मेरे को। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है पूरा एकदम इजी और सिंपल लैंग्वेज में समझाने की, अगर फिर भी अगर कोई दिक्कत रह जाती है तो आप लोग मेरे को कमेंट करके बता देना, उसके बाद फिर मैं आपको अगली क्लास जब होएगी तो इसमें अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वहां पे मैं रिपीट करवा दूंगा वो पार्ट, और आप क्लास को देख लेना। अगर प्लीज किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो आप सब्सक्राइब कर लेना, काफी दिन बाद ये चीज मेरे को दिमाग में आई है और मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग आ रहे हैं यहाँ पढ़ रहे हैं ना, जिन लोगों ने नहीं किया है तो आप लोग कर देना प्लीज, और अपने रेगुलर अपनी पढ़ाई करते रहें, और अगर कोई प्रॉब्लम दिक्कत आती है तो आप लोग बताना। चलिए अब मैं चलता हूँ, नमस्कार सभी को।